पास ऑन किया है। नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात हम यहां पर आज सोने की करेंगे, जहां पर डॉलर इंडेक्स में तो 7 महीने के लोज पर कारोबार है, लेकिन उसके बाद भी सोने को बहुत ज्यादा स्ट्रांग पुश नहीं मिला है। क्या नए हाईज बनने की तैयारी में है? क्या करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल रात की तेजी अब खत्म होते हुए नजर आई है और $80 के नीचे फिर से भाव गिरे हैं। कल न्यूयॉर्क सेशन में एक समय पर $81 पर बैरल पर भी यहां पर हमने भाव जाते हुए देखे थे, लेकिन क्लियरली वो तेजी सस्टेन नहीं हुई है। साथ ही बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने जो चिट्ठी लिखी है सरकार को, जहां पर उन्होंने गुहार की है कि जो ड्यूटी डिफरेंशियल है क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल में, उसमें वहां पर फेरबदल किया जाए। क्या है उसके मायने, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने, इब्जा के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी और ब्रेक के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED डॉक्टर BV मेहता से। लेकिन सोने पर हमारा फोकस है। और किशोर, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि सारे फंडामेंटल सपोर्टिव हैं कि सोना यहाँ से और तेजी पकड़ता, लेकिन 1880 के आसपास रेजिस्टेंस है। गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक दो चीज़ें हो रहे हैं। एक है जो फेड का जो स्टैंस में जो चेंज है, आई थिंक ये फर्दर चेंज का एक्सपेक्टेशन। आई थिंक एक दो फेड गवर्नर्स का जो बात हो रहा था मीडिया के साथ, तो वहाँ पे कई जगह पे मे बी जो अगले रेट हाइक है 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है। तो काफ़ी बड़ा जो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक से सीधा 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक में जो काफ़ी बड़ा जो बदलाव है, वो उसको रिप्राइस करने में मार्केट लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इसमें रिसेशनरी फियर्स अभी मार्केट को ओवरप्ले कर रहा था एंड वो काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है। बट फिलहाल के लिए, बिकॉज अंटिल जो फेड मीटिंग एक्चुअली होगा अगले जो आगे जो महीने में, बट तब तक एक्चुअली मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। आज इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा सा ऊपरी लेवल में 56,000 के आसपास का जो लेवल से बहुत ज़्यादा मुझे सस्टेनेबल नहीं लगता है, तो वहाँ पे मैं बिकवाली के सलाह दूंगा। 56,000 के आसपास फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट, 56,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट्स नीचे में 55,700 के आसपास का टारगेट्स के लिए, तो ऊपरी लेवल में थोड़ा सा बिकवाली करके चल सकते हैं बोथ गोल्ड एंड सिल्वर में। जिस तरह की मुनाफा वसूली सोने चांदी में देखने को मिली है, थोड़ी सी और गहरा सकती है। और सरप्राइजिंग फैक्टर जैसे बात हुई कि यही है कि डॉलर इंडेक्स 7 महीने के लोज पर है, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक ठहराव हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। कोठारी जी नमस्कार। एक चिंता जो यहाँ पर भारतीय स्पॉट मार्केट्स में है, वो डिस्काउंट को लेकर है, जो कि बहुत लंबा खिंचता हुआ नजर आया है। इवन एज यहाँ पर प्राइसेस में उठापटक है, इंडियन मार्केट्स में इस वक्त अब डिस्काउंट की क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी मार्केट $30 के डिस्काउंट के आसपास चल रहा है और काफ़ी टाइम से, आपने सही कहा कि काफ़ी टाइम से ऑल द रिफाइनरी आर क्लोज और बहुत मुश्किल दौर से हम लोग बुलियन वाले गुजर रहे हैं, खास करके रिफाइनरी वाले और ज्वेलर्स भी। और प्राइस भी लगभग ऑल टाइम हाई है। अगर आप देखोगे इंक्लूडिंग GST तो 57,800 के आसपास प्राइस आ रहा है। तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट तो अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। हाँ, ठीक है कि थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है और मुझे लगता है $1,800 के आसपास आएगा तो फिर एक बार लेवाली स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने देखा होगा अभी एग्जीबिशन जो खत्म हुआ, उसमें भी थोड़ी सी प्राइस को लेके थोड़ी सी खरीदारी थोड़ी कम हुई है। लोग आए बट प्राइस काफी हाई था, उस हिसाब से खरीदारी में थोड़ा सा इफेक्ट आया है। एक्चुअली कोठारी जी, मेरा अगला सवाल आपसे वही था, बट एक फॉलोअप क्वेश्चन। जैसे आपने कहा कि डिस्काउंट कम हुआ है, तो इस बार का सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट हमने क्या आता हुआ देखा है, एक? और दूसरा, IIJS हर बार पिछले 2-3 साल से मुझे याद है जब यहाँ पर हुआ है, अब कोविड को छोड़कर नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं। ये पहली बार है कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने कहा है कि शायद बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस बार हमने बनते हुए नहीं देखे। ये बात सही है, प्राइस का काफी इफेक्ट होता है, ऑब्वियसली होता है मैडम। इतनी बड़ी इन्वेंट्री लेके बैठते हैं, उसके सामने रिटर्न आप देखोगे तो बहुत ही कम होता है। तो लोग अभी सोच समझ के इन्वेंट्री लेते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि इस साल जो सिग्नेचर IIJS का था, जब नंबर ऑफ हाईएस्ट स्टॉल थे आपके पूरा ऑल 6 हॉल्स आर बुक्ड। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है सिग्नेचर के अंदर। जनरली 2 हॉल ही बुक होते हैं। तो पब्लिक को काफी होप है, नई नई डिजाइन है, नई नई लाइट वेट ज्वेलरी है, काफी चीजें। मैं जब गया देखा मैंने, काफी लोगों ने मेहनत की है, नो डाउट। एक पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छी नई नई डिजाइन डेवलप की है। बट यही है कि प्राइस उसके ऊपर रहता है, प्लस इंटरेस्ट रेट अगर आप देखो अभी 7.5 7.75
8% के आसपास इंटरेस्ट हो गया, तो लोगों को अब लगता है कि जब 8% सीधा ही आ रहा है तो फिर हम क्यों गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें और लेके हम उसमें इन्वेस्ट करें। तो लोग भी वेट कर रहे हैं कि प्राइस एक कंफर्ट जोन में आए तो हम लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करें। नो डाउट इंटरनेशनल प्राइस ग्लोबली है, डॉलर इंडेक्स के साथ में चल रहा है। जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है, गोल्ड उसके साथ साथ में चल रहा है। पर मुझे लगता है कि करेक्शन आनी चाहिए। आपने देखा होगा कि वॉल्यूम है नहीं है उतना, अगर आप प्राइस मूव होता है तो वॉल्यूम उसके साथ में सपोर्ट नहीं कर रहा। आप देखो 2% बढ़ता है फिर 2% नीचे आता है, तो इस तरह से चल रहा है। मुझे लगता है 1855 या 1856 या 1840 भी आप देख सकते हो आज के दिन में। ओके, तो उसका मतलब है $15-20 की गिरावट यहाँ से बनती हुई नजर आएगी। एक और सवाल और ये कोठारी जी कि क्लियरली जैसे आपने कहा कि खरीदारी यहाँ पर इतनी खास फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है मार्केट्स में। ओवरऑल ट्रेंड्स सामने वेडिंग सीजन है, उस लिहाज से कुछ सपोर्ट बनता हुआ देखेंगे। और दूसरा, जिस तरह का प्राइस मूवमेंट है और जिस तरह का टैक्स सिचुएशन इंडियन मार्केट्स में है, क्या जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि दुबई एक बेटर डेस्टिनेशन अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है टैक्सेस की वजह से, क्या इंडिया अभी भी लूज आउट कर रहा है खरीदारी के मामले में बाकी कंट्रीज को? देखिए, आपने जो कहा कि जो प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है तो हाउस होल्ड वाले नया खरीदने की बजाय में जूने गोल्ड को एक्सचेंज करते हैं। आप देखा होगा सबसे ज्यादा भी एक्सचेंज हो रहा है ओल्ड ज्वेलरी देखी नई ज्वेलरी जो भी लेना है। तो ये ट्रेंड तो चलता ही रहेगा जब तक प्राइस कंफर्ट जोन में नहीं आता है। दूसरी बात है दुबई, हाँ नो डाउट सीपा जो गवर्नमेंट ने जो टीटी साइन किया है उसके हिसाब से दुबई का बिजनेस काफी बढ़ गया है। यहाँ पे एक्सपोर्ट भी होने लग गए हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा दुबई का जो गोल्ड सुक है वहाँ पे टोटल इंडियन लोग, सीपा की वजह से जितने शोरूम थे वो पूरे अपने इंडियन लोगों के शोरूम वहाँ पे खुल गए हैं, क्योंकि इंडियन ज्वेलरी वहाँ पे जा रही है, इंडियन वहाँ पे ज्यादा है, लोग वहाँ से खरीदारी करते हैं। और नो डाउट 18% डिफरेंस जो होता है, जो सबसे बड़ा हम लोग बार बार कहते हैं कि जो 18% का डिफरेंस है ओवरसीज मार्केट और लोकल मार्केट के बीच में, वो हमको इस इंडियन मार्केट को आगे चल के काफी इफेक्ट करेगा। लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है, बट 80% इज टू मच। मैंने मेरी लाइफ के अंदर 18% डिफरेंस कभी नहीं देखा है ओवरसीज मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में। हम लोग गवर्नमेंट से यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उस डिफरेंस को कम किया जाए ताकि लोग वहां से खरीदारी नहीं करें। ओके अच्छा पृथ्वीराज जी, गोल्ड पर तो आपने अपनी राय दी, क्विकली कमेंट आपका सिल्वर पर भी चाहिए। 2022 तो काफी वॉलेटाइल ईयर रहा सिल्वर के लिए और यहाँ पर प्रेशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल वैल्यू भी है। क्या व्यू है प्राइसेस पर सिल्वर के और क्या आउटलुक है? देखिए, सिल्वर मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर में रहेगा। चाइनीज सिल्वर सेल कर रहे हैं, चाइनीज न्यू ईयर आगे आ रहा है तो उसमें गोल्ड की बाइंग हो रही है। चाइना में गोल्ड $18 प्रीमियम के ऊपर चल रहा है, सिल्वर वो लोग सेल कर रहे हैं। सिल्वर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म $28 अगर उसे आना है तो एक बार 22 या 2165 उसको आना ही पड़ेगा और वहां से मूव देखेंगे तो सिल्वर में आपको एक नई तेजी दिखेगी। जब तक उसको नीचे प्रेशर में ही रहेगी सिल्वर, क्योंकि अहेड ऑफ चाइनीज जो फेस्टिवल आ रहा है, ईयर आ रहा है, तो उस न्यू ईयर आ रहा है तो उसमें सिल्वर थोड़ा प्रेशर में रहेगा। ऑलराइट, चांदी में यहाँ पर मुनाफा वसूली जारी रह सकती है और सोने की जहां तक बात है यहाँ पर भी कुछ गिरावट रह सकती है। किशोर ने भी बिकवाली की राय दी है और कोठारी जी भी कह रहे हैं कि $1840 के लेवल्स नीचे में यहाँ पर आपको शायद सोने में आज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कोठारी जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर यहाँ बात भी करने के लिए। किशोर, आपका क्या व्यू है मेटल्स को लेकर, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हमने आज चांदी में आते हुए देखी है पिछले 24 घंटों में, कुछ बहुत मेटल्स में मुनाफा वसूली भी है। कल अच्छी खासी तेजी थी, न्यूयॉर्क सेशन में 1 से 3% की तेजी कई मेटल्स में देखने को मिली, लेकिन अब वो रुकती हुई नहीं दिख रही। आई थिंक मनीषा, सिल्वर यस, जैसा मैंने पहले भी बताया, सिल्वर थोड़ा सा ऊपरी लेवल में बिकवाली ही करना चाहिए। वहाँ पे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगा। बट रेस्ट ऑफ द मेटल्स एक्चुअली क्या है कि चाइनीज एंड ऑफ जीरो कोविड पॉलिसी एंड रीओपनिंग एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज दैट जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स का इन्वेंट्रीज काफ़ी लो सिचुएशन में है। मतलब आपको डेकेड्स नहीं, कोई मेटल्स तो एक सेंचुरी में, मतलब 100 साल में जितना नीचे स्तर देखा नहीं है उतना नीचे लेवल्स पे उनका इन्वेंट्रीज है। हालांकि जिंक अगर देखें तो 1989 से लेके लोएस्ट लेवल पे है। कई मेटल्स में ये हालत है, इवन इंक्लूडिंग कॉपर। तो मेरे हिसाब से मेटल्स में एक स्टेबिलिटी आना चाहिए, डिमांड लेड रैली आना चाहिए। दूसरी बात है कि अगेन ये पूरा साल के लिए मैं इसको डिस्काउंट कर रहा हूँ कि कई माइनिंग एंड माइंस का जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स है, कई माइंस का, साउथ अमेरिकन माइंस है, ऑस्ट्रेलियन माइंस है, उनका जो लेबर एग्रीमेंट्स है वो री नेगोशिएशन के लिए आएंगे।
तो काफ़ी हद तक यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में यस, कॉपर में 748 के आसपास जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का बाइंग का सलाह देता हूँ। 744 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 755 का टारगेट के लिए। जिंक एक दूसरा मेटल हो सकता है आज के लिए बाइंग करना चाहिए 280 के आसपास। 278 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, टारगेट्स हो सकता है 286 के आसपास। ओके, आप ही कोई स्ट्रैटेजी अनुज बेस मेटल्स में? दीपाली जी गुड मॉर्निंग। देखिए बेस मेटल अगर आप देखेंगे तो इस साल में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 10 दिन अभी पास हुए हैं और इसमें हमने काफी अच्छा मोमेंटम बेस मेटल में देखा है। एल्युमिनियम लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। कॉपर ने अगर देखें तो ईयर हाइज बनाते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंटल है टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल देखें तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेंट्रीज यहाँ पे ड्रॉ डाउन हुई है और जो टेक्निकल चार्ट पे पैरामीटर्स बने हैं और जिस तरह का ट्रेंड यहाँ पर बना है वो पॉजिटिव में ही है। तो कॉपर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे करीबन 742 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 736 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 752 756 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, कल हमने काफी अच्छा एक शार्प रन अप एल्युमिनियम में देखा था। 212 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए थे। तो आज भी मुझे लगता है कि एल्युमिनियम में अगेन एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा। तो एल्युमिनियम के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 209 के आसपास में। हमें लगता है कि ऊपर में 212 213 तक के लेवल एल्युमिनियम में देखे जा सकते हैं। तो एंटायर अगर हम बेस मेटल की बात करें तो लेड अगर देखें तो थोड़ा सा एक स्लो मोमेंटम है। बाकी जिंक, एल्युमिनियम और कॉपर तीनों ही मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम में कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं बेस मेटल्स में, साथ ही सोने चांदी पर भी। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एडिबल ऑयल्स पर। हमारे साथ सोलवेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी मिस्टर बीवी मेहता भी मौजूद रहेंगे, करेंगे उनसे चर्चा, साथ ही लेंगे एग्री कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, आपका स्वागत है। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने सरकार से फिर एक बार गुहार की है कि जो ड्यूटी डिफरेंशियल है उसे सही किया जाए क्रूड एंड रिफाइंड पाम तेल के बीच में। हमारे साथ एसईए के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता हैं। डॉक्टर मेहता नमस्कार। क्लियरली ये एक एजेंडा है जो एसईए कुछ समय से यहाँ पर पुश कर रहा है और हमने प्राइस मूवमेंट अच्छी खासी यहाँ पर आते हुए देखी है। आवक का समय है, कैसे देखते हैं आप ये अगेन प्रेजेंटेशन एंड सरकार की तरफ से क्या फीडबैक है? देखिए गवर्नमेंट भी चिंतित तो है। अभी लास्ट वीक में भी मैं दिल्ली में था, मुलाकात हुई है और वी हैव गिवन ए रिप्रेजेंटेशन मैटर अंडर। और अभी ऐसा लग रहा है कि ये मैटर बजट आइटम बन गई जाएगी। तो हो सकता है कि बजट तक हमको वेट करना पड़े और कोई ड्यूटी आरबीडी पामोलिव की बढ़ा दी जाए, वो पूरी शक्यता है। और उम्मीद भी करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑल्सो चिंतित है। तो हमारा जो कहना है कि आज जो डिफरेंस है 8% का, काफी कम है। 15% तक अगर डिफरेंस लेके जाए तो ये क्या यहाँ की इंडस्ट्री कंफर्टेबल हो जाए। क्या हो रहा है मलेशिया और इंडोनेशिया में कम से कम सीपीओ और आरबीडी ऑयल की ड्यूटी डिफरेंस है अबाउट $60 to $70 है। उसके वजह से क्या हो रहा है, दे आर डिस्काउंटिंग एंड यू सरप्राइज palm oil is cheaper than a CPO landed cost. So why I should refine? Better as a refiner, I'll buy the refined oil and pack it. So from refiner I become the packers. ये सिचुएशन है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन खराब हो रही है। आज इतनी जबरदस्त अपने पास कैपेसिटी है और हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम कच्चा माल लाए, यहाँ रिफाइन करें, यहाँ प्रोसेस करें, वैल्यू एडिशन यहाँ करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और गवर्नमेंट भी ये सहमत तो है ही। तो अभी ये थोड़ा जो आपका और हमारा सबका जो एक प्रेशर बनेगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसका कोई ध्यान देगी और कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगी। हाँ जी मैडम। मिस्टर मेहता, अभी अगर रिफाइनर्स की बात करें तो किन दिक्कतों को उनको सामना करना पड़ रहा है? मार्जिन एक इशू है या और कुछ भी कंसर्न्स है? और साथ ही अगर मान के चला जाए कि ड्यूटी को लेकर कोई डिसीजन लिया जाता है, 15% नहीं है, उसके नजदीक कुछ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, तो क्या इम्पैक्ट आप पामोलिन और सीपीओ के इंपोर्ट्स पर देखते हैं? लास्ट 2 महीने में देखे तो 17.5 लाख टन क्रूड पाम ऑयल आया, उसके 4.5 लाख टन आरबीडी ऑयल है। रफली 25% आरबीडी आपका फिनिश प्रोडक्ट आया है। उसका नतीजा क्या हो रहा है, आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डाउन हो गई है। और जो मेरी एक्स कॉस्ट आ रही है, एक्स फैक्ट्री अगर मैंने सिपो वो इंपोर्ट करके आरबीडी ओलिन बनाता हूँ तो मेरे को 6,000 रुपए का लॉस है। आई कैन नॉट कॉम्पीट विद दोज और डायरेक्टली इंपोर्टिंग द आरबीडी ओलिन। 6,000 रुपए का डिफरेंस हो रहा है, तो कैसे करेंगे?
आप या तो आप फैक्ट्री बंद करके पैकर बन जाइए। आप सीपीओ ला के रिफाइन करके बेचना चाहे तो 6,000 रुपए नीचे कैसे बेच पाएंगे? तो सबसे दिक्कत हुई, और ज्यादा ज्यादा आरबीडी ओलिन आ रहा है। हर महीने हम नंबर देख रहे हैं, हर महीने आरबीडी ओलिन का इंपोर्ट बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये पॉलिसी जो है 31 मार्च 2024 तक यही रहेगी। इसका मतलब आरबीडी ओपन ही रहेगा, बैन नहीं करेंगे। ठीक है, बैन हम चाहते हैं कि बैन करें, पहले जैसे किया था। अगर नहीं कर पाता एटलीस्ट ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा दिए, ताकि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है थोड़ा डिस्करेज हो जाए, डिस्काउंट नहीं करे। और थोड़ा वो अगर आर्बिट्री रॉली है तो कोई फर्क नहीं है, पर द वे क्वांटिटी आ रही है वो अलार्मिंग लेवल पे है। और अगर आज जो 25% है, हो सकता है अगले 6 महीने के बाद में 40 या 50% हो जाएगी। एब्सोल्युटली। तब क्या करके? जी हाँ, तो क्लियरली यहाँ पर चिंताएं हैं, लेकिन इंडिया ही नहीं, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से आ रही हैं डॉक्टर मेहता, इंडोनेशिया और मलेशिया भी कह रहे हैं कि जो वो एक कोऑपरेशन यहाँ पर करना चाहते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है कमोडिटी के अगेंस्ट उसके ऊपर यहाँ पर काम करना चाहते हैं। क्लियरली इंडिया तो अपनी तरफ से यहाँ पर देख रहा है, बाकी कंट्री जो मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक चीज और मैं बताऊं, जब एफटीए हुआ था इंडोनेशिया मलेशिया के साथ में, तभी ये जिक्र ही नहीं थी। ये तो पहले का बना, ये जो ड्यूटी लगाना का जिक्र था ही नहीं, बाद में लगा दिया है। तो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट दैट कि भाई आपने ड्यूटी कैसे लगाई? एक्सपोर्ट ड्यूटी तो जो एफटीए में है ही नहीं, तो वो भी आज चल रहा है, 2011 से चल रहा है, और एफटीए तो उसके पहले हुआ था अपना। तो वो भी एक जरूरी कि वहां भी कोई एक्शन लिया जाए। हमने बार बार गवर्नमेंट में भी किया कि जो नया एफटीए बने तब ये खास ध्यान में रखे कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का अधिकार उनको मत दिया जाए, या तो कोई कंसल्टेशन होके आप ड्यूटी लगाइए, ताकि दोनों को साथ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। आज तो ऐसा हो गया है कि इंडोनेशिया जब चाहे तभी ड्यूटी बढ़ाता है, जब चाहे तभी बैन करता है, जब चाहे तभी ब्लेंडिंग का परसेंटेज बढ़ा रहा है, सप्लाई कम कर रहा है। और आज प्राइस देखिए, जो $600-700 में सीपीओ मिलता था 2 साल पहले, 2000 तक पहुंचा, अभी 1100 पे है। तो वो भी एक चिंता का विषय। आज कितना एक्सचेंज में जा रहा है। लास्ट ईयर 1.5 लाख करोड़ वी स्पेंड ऑन इंपोर्ट, एंड ये साल भी ऐसा लग रहा है कि भाई कम से कम 1 लाख करोड़ हम इंपोर्ट का खर्च करेंगे। 2023 और 24 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अभी दाम चल रहा है कि भाई सीपीओ और आरबीडी ओलिन 1000 के करीब है, और सोया और सनफ्लावर को 1325 के करीब है। यस मैडम। तो चलिए, एसईए ने तो गुहार की ही है सरकार से कि जो ड्यूटी है वो उसमें 15% का अंतर हो, ताकि पामोलिन का इंपोर्ट घटे और सीपीओ का इंपोर्ट बढ़े। अब देखना होगा कि क्या डिसीजन बजट में आता है। लेकिन शुक्रिया मिस्टर मेहता अपने व्यूज देने के लिए, आने के लिए शो में। एक अब अनुज से इनफैक्ट एक व्यू भी ले लेते हैं प्राइसेस पर, उसके बाद एग्री कमोडिटी पर, स्ट्रैटेजीज पर भी बातचीत करेंगे। अनुज, क्विकली, जैसे कि मिस्टर मेहता ने भी कहा, पामोलिन के प्राइसेस हो या सीपीओ के प्राइसेस हो, हमने वॉल्टिलिटी भी देखी है, प्राइसेस बड़े भी हैं। क्या व्यू है आपका प्राइसेस को लेकर? दीपाली जी देखिए, मुझे लगता है कि इस बार अभी जो प्राइसेस हैं थोड़े से करेक्शन मोड में रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने इस बार सोयाबीन की क्रॉप देखी है और इंटरनेशनल प्राइस नीचे आते हुए देखे हैं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर हम भारतीय सिनेरियो में बात करें, सरसों की फसल काफी बड़ी क्वांटिटी में अच्छी बम्पर क्रॉप देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल पूरे ही एडिबल ऑयल पैक के जो प्राइसेस हैं भारत के अंदर थोड़े दबाव में ही रहेंगे। इवन बढ़त देखने को नहीं मिलेगी, हो सकता है प्राइस स्टेबल भी यहाँ पे रहे। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो 2-3 महीने हैं, आने वाले टाइम में जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी, भाव ऐसे ही लिमिटेड होते हुए दिखाई देंगे। ज्यादा तेजी या मंदी मुझे लगता नहीं है कि एडिबल ऑयल पैक में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अनुज, गुआर कैसे देखते हैं? कल 6% का अपर सर्किट था, कुछ मुनाफा वसूली आज जरूर है। देखिए, ग्वार में डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है। कल एक तेजी थी, आज थोड़ा प्राइस स्टेबल होते हुए दिखाई दिया। मगर कल जो हमने ब्रेकआउट देखा है और जो डिमांड हमने यहाँ पर अगेन आती हुई देखी है, तो मुझे लगता है कि अभी प्राइसेस में और एक शार्प मोमेंटम बाकी है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर में 6,600 तक के लेवल ग्वार सीट में और करीबन 13,800 13,900 तक के लेवल ग्वार गम में देखने को मिल सकते हैं। तो कल का जो फॉलो ऑन बाइंग है वो यहाँ पर आज भी एक्टिव रहेगी, और यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। की तेजी गुआर सीड एंड गुआर गम में ऑलरेडी 2023 में बनते हुए नजर आई है, और खरीदारी की राय अनुज की तरफ से। रुपए पे एक नजर रखना चाहेंगे। एंड किशोर, यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 7 महीने के लोज पर और रुपया 8 हफ्ते के हाईज पर? हाँ मनीषा, आई थिंक यहाँ पे ओवरऑल में रुपये डेप्रिसिएशन जारी रहेगा, स्पेशली अगर डॉलर का जो स्ट्रेंथ अगर देखते हुए। बट शॉर्ट टर्म में डॉलर काफ़ी हद तक जो रेट हाइक का साइकिल जो स्लो डाउन है उसको लेकर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीक लगता है, थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। तो मेरे हिसाब
another 30-40 पैसा यहाँ पे करेक्शन है, बट आई थिंक 2023 अगर होल ईयर अगर देखें तो प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू डेप्रिशिएट टुवर्ड्स 86.5 87 तक है. सो डेप्रिसिएशन का ओवरऑल लार्जर साइकिल जो है वो चालू रहेगा, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में एक करेक्टिव अप्रिसिएशन आना चाहिए. ओके चलिए, तो ये रुपए पर व्यू रहा जहां पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और साथ ही एग्री कमोडिटीज पर भी आपको स्ट्रैटेजीज मिली हैं. शुक्रिया किशोर और अनुज आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए. रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस. नमस्कार.